फर्दर मोर हाउ वाज द मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टू बी द रिजॉल्व, यानी कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव वाले इशू को रिजॉल्व करेंगे, यानी कि उसे सही करेंगे, ठीक है, सही करेंगे। अब देखेंगे डिड द इक्विटेबल, यानी कि इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल फॉर्म में लाना, किस में लाना, इक्वल फॉर्म में लाना, किस में लाना है, इक्वल फॉर्म में लाना है, क्या है, इक्वल फॉर्म में लाना। जियोग्राफिकल भी हो सकता है, उसके अलावा शुड वन सीट एंड दी ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सी, कैरिबियन जो कंट्री हैं, एशिया हमें समझ आता है, अफ्रीका समझ आता है, लैटिन अमेरिका नहीं समझ आता ना, नहीं आता ना, और कैरिबियन कंट्री नहीं आता ना, चलो समझा दो। पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कैरिबियन चौड़ा वाला मैप लो, जो चौड़ा वाला, अच्छा, ये हमारा लैटिन अमेरिका का पार्ट है, क्या है ये जो हमने दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना लैटिन अमेरिका, तो ये पूरा हमारा लैटिन अमेरिका है। आगे समझ, लैटिन अमेरिका, हाँ, मतलब होता क्या है ये, देश की जगह का नाम है, जैसे हम एशिया बोल रहे हैं तो एक इंडिया असली अमेरिका है और एक लेटर अमेरिका है। लैटिन, लैटिन देखो अमेरिका ना एक चीज़, एक जगह का नाम नहीं है अमेरिका में ना, देखो आराम से देखना, इसीलिए तो मैंने वो मैप लिया था। साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका ये है हमारा लैटिन अमेरिका। देखो ये जितनी कंट्रियों के नाम लिखे ना, ये है अमेरिका, अमेरिका यूएसए जो है ये वाला, ठीक है। इसके बाद वाली ये जो कंट्री है सारी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सी में आती है, ये लैटिन अमेरिका है और ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन कंट्री। आया समझ, कैरिबियन क्या होता है, कैरिबियन जगह का नाम है, लैटिन अमेरिका भी जगह का नाम है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका भी जगह का नाम है, अमेरिका भी जगह का नाम है, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चाहते हैं, क्या अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से, कैरिबियन कंट्री से क्या वो रिप्रेजेंटेटिव हो, सभी का इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब एक समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक समान क्या होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा, इक्विटेबल क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, ठीक है। उसके बाद शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अदर हैंड रिजाइन, वो रीजन ऑफ द सब रीजन रेदर द कंस्टेंट एंड वाई शुड बी द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइड बाई द जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफिकल वे में जाए तो सबका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जियोग्राफिकल वे का मतलब क्या होता है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, या फिर कैरिबियन कंट्री की बात करें, एशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें और अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ से भी एक ना एक वोट होना चाहिए कि इसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेम्बर हो, ठीक है, नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर में। उसके अलावा बाई नॉट लेवल ऑफ दी, देखो बाई नॉट इन दी अदर वर्ड, अदर वर्ड में देखेंगे तो सीट किसकी बात आती है, सीधे सीधे किसकी बात आई है हमारे पास, सीट की बात क्या आई है कि मेंबर कैसे डेवलपिंग कंट्रियों के, कैसे इसमें सीट, कैसे हम कैसे सीट इसमें बढ़ा सकें। डिफ़िकल्टी होती है कंस्टेंट ऑफ कंट्रियों में और डिफरेंट लेवल में डेवलपमेंट देखा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कल्चर होते हैं एक सिविलाइजेशन के अंदर और नए नए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बैलेंस करने के लिए, क्या होते हैं, बैलेंस करने के लिए नए नए रिप्रेजेंटेटिव। कुछ नहीं बोला अभी तक, इतना ही बोला है कि इनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बोला, ठीक है। हाउ डज इस कल्चर को, कल्चर, अब देखो कल्चर की बात कर ली, किस तरीके से हम इस कल्चर को होल्ड करके इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, हम मेंबरशिप देखेंगे ऑल टुगेदर होकर के कि क्या वीटो पावर, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर की जो वीटो पावर है, क्या हम उसे हटा सकते हैं, हम तो हटा ही नहीं सकते। और जो हटाने सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी नहीं हटा सकता उसे, तो उसे कोई नहीं हटा सकता, और हटाने का वो भी लाएंगे तो वो वीटो लगा देंगे, हाँ वीटो लगा देंगे, ठीक है। Many perceive veto conflict and the concept of the democracy and the sovereignty equality and even throughout that the veto was not longer right to the relevant, यानी कि अगर डेमोक्रेसी को और सॉवरेंटी को बचाना है, किसको बचाना है, डेमोक्रेसी को और सॉवरेंटी को बचाना है। डेमोक्रेसी पता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इलेक्टेड एनीवन इन एनी कंट्री इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। सॉवरेंटी का मतलब होता है इफ़ वी हैव नॉट एनी डोमिनेंट अनदर कंट्री। नहीं समझ आया ना, आ गया। दूसरी कंट्री डोमिनेट मतलब अत्याचार नहीं करना चाहिए, हाँ अत्याचार क्या, उस पर डोमिनेट ही नहीं करना चाहिए, यानी कि दादागिरी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा वीटो पावर इससे रिलेट नहीं करती है, इन दोनों चीज़ों से क्या है, रिलेट नहीं करती है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और चार्टर जो होता है परमानेंट मेंबर प्रिविलेज पोजीशन होती है। यानी कि जो चार्टर आता है ना निकल के, ना क्या निकल के आता है, जो चार्टर निकल के आता है किसका, प्रिविलेज होता है पोजीशन का, ब्रिंग करता है स्टेबिलिटी को। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ें हुई हैं। मैन प्रिविलेज जो निकलता है परमानेंट मेंबरों के लिए, परमानेंसी के लिए, परमानेंसी का मतलब क्या होता है, टू हैव अ एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि हमारे पास क्या है, एक तो हम परमानेंट है, ऊपर से हम सुपर पावर है, तो कोई हमें उठा सकता है, किसमें ताकत है, ठीक है। तो वो चीज़ है सर, परमानेंसी एंड दी वीटो पावर। परमानेंसी शब्द याद रखना, क्योंकि सर इससे पूछ सकते हैं कि वीटो और परमानेंसी का मीनिंग क्या है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। वीटो का मतलब किसी भी किसी भी बिल को चार्टर को पास होने के लिए वोट जरूरी था, जो वो रोक सकते हैं। सुप्रीमेंसी का वो परमानेंसी, इसका मतलब है हमें कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। उसके अलावा सर्व ओनली 2 ईयर एट द टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट द पीरियड टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर। नए इलेक्टेड जो मेंबर आते हैं, कंट्री कैन नॉट बी द री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीटिंग टर्म ऑफ द 2 ईयर। दिस नॉन परमानेंट मेंबर आर द इलेक्टेड इन अ मैनर दैट द प्रेजेंट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाता है, किसमें, यूएनएससी में, और इनका रिप्रेजेंटेशन तुरंत ही नहीं होता, कुछ दिनों के बाद होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है परमानेंट मेंबर में, डू नॉट हैव दी, क्या है, नॉन परमानेंट के पास क्या नहीं है, वीटो पावर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि नॉन परमानेंट के पास वीटो पावर नहीं है, 2 साल के लिए रहता है, 2 साल के बाद वो हट जाता है, ठीक है। अगर वो वोट भी दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। In talking decision, the Security Council proceeding voting, all the member have one vote, and however the permanent member can veto in the negative manner, so that even if all the permanent member and non-permanent member vote for the particular decision and the permanent member negative vote can be stall the decision, the negative vote is the veto। कोई मायने नहीं रखता कि नॉन परमानेंट मेंबर क्या है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन परमानेंट मेंबर ने जैसे ही वीटो का यूज़ कर लिया, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रही, ठीक है। और वो ही नेगेटिव वोट हो सकता है वीटो का। वीटो का जो वोट होगा वो नेगेटिव जाए, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे मूव करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। अगर हम इस सिस्टम को तोड़ते हैं, वीटो वाले सिस्टम को तोड़ते हैं, तो क्या हम रियलाइज़ करते हैं कि परमानेंट मेंबर कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं होते, कभी एग्री होंगे नहीं। तुम्हारे पास वीटो हो, क्या तुम दोगे वीटो को, हटाओगे वीटो को, तो सेम टू सेम इधर है। उसके अलावा क्या है, नॉट रेडी फॉर दिस सच रेडिकल स्टेप, यानी कि रेडिकल स्टेप के मतलब ये कह सकते हैं कि हम रेडिकल स्टेप को नहीं तोड़ना चाहते, उस चीज़ को। उसके अलावा कोल्ड वॉर के बाद भी विदाउट वीटो देयर द डेंजर इन 1945 द ग्रेट पावर वुड बी द इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी, यानी कि दुनिया की जो ग्रेट पावर थी उस टाइम पे यूएसए और रशिया वो चाहती थी कि हम यूएन के परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि हमें ग्रेट और सुपर पावर, ठीक है। उसके अलावा क्या था, इंटरेस्ट बढ़ा इनका, और क्या हुआ, इन्होंने रियलाइज़ किया कि विदाउट सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के हम इस बॉडी में क्या है, इनइफेक्टिव होंगे। अगर हमारे पास इनका मतलब ये था कि हमें वीटो नहीं दी गई, तो हमारा होना ना होना इस बॉडी का कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद नीचे देखेंगे 2018 का सर्वे देखेंगे, तो रशिया देखो यूज कितनी बार किसने यूज़ किया है, किसको, वीटो पावर को, तो 135 बार रशिया ने किया है, फ्रांस ने 18 बार, यूके ने 32 बार, और यूएसए ने 84 बार, ठीक है। अपने चाइना ने सबसे कम किया है 11 बार, चाइना ने सबसे कम किया है 11 बार, ठीक है। ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वाला देखेंगे, जूरिडिक्शन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द मेंबरशिप इज द सीरियस नंबर, यानी कि क्या है, सीरियस नंबर कह सकते हैं कि मेंबर। देखो जूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, जजमेंट वाला एरिया, क्या होता है, जजमेंट वाला एरिया। अगर एडिशन बात करें, थ्रू दी मोर सब्सटेंशियल इशू, बहुत ज़्यादा इशू निकल के आते बिफोर दी वर्ल्ड, यूएन क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे 60 साल अपने किसके 60 साल पूरे होने के कंप्लीट करता है, कब करता है, 2005 में। तो ये क्या करता है, अपनी एनिवर्सरी मनाता है और रिवाइव करता है, अपनी पूरी सिचुएशन को देखता है। पुरानी जो चीज़ है ना, अपनी एनिवर्सरी मनाई 60 साल की इसने, तो सारी चीज़ों को क्या किया इसने देखा, और इसने मीटिंग क्या की, रखी,
क्या रखी, मीटिंग रखी, जितने भी मेंबर थे और चेंजेस जो चाहते थे उस टाइम पे। तो ये क्या चाहते थे, एक कमीशन बना जो कि केवल शांति के लिए काम करता था। किसके लिए काम करता था, शांति के लिए। दूसरा क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी बनी और फेलर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू सपोर्ट दी शिक्षा। अच्छा, जब कोई गवर्नमेंट फेल हो जाती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाए और ये मतलब यहाँ की सरकार और पुलिस वाले किसे मारे, जनता को मारे, तो उस समय पे क्या है, इनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो करेगी काम। ठीक है, इंटरनेशनल यूएन की एक कमेटी है, वो क्या करेगी, काम करेगी उस टाइम। ये यूएन तक भी बात गई थी। कौन सी, हाँ हाँ। और इस्टेब्लिश देखेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑपरेट किया 1919 और 2006 में। ह्यूमन राइट कमीशन बना 2006 में। क्या बना, ह्यूमन राइट कमीशन की काउंसिल बनी। काउंसिल मतलब अब उनकी भी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें वो क्या है अपनी डिसीजन ले सकती है। एग्रीमेंट किस पर आया, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम्स डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे जो हमने डेवलपमेंट किए हैं और गोल जो अचीव किए हैं उन पे क्या है, एग्रीमेंट निकल के आए। कंडेमिनेशन हुआ टेररिस्ट का जो कम होना, मतलब कम होना, और मैनिफेस्टेशन को कम करना, मतलब जो टेररिज्म था उसे रोकना। उसके अलावा डेमोक्रेटिक फंड एग्रीमेंट बिल्ड ट्रस्टीशिप बना, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि ट्रस्टीशिप का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। Not is hard to be see that equal on continuous issue and UNA what should the peaceful commission do, there are any number of the conflict and world which we, मतलब कोई भी conflict किसी भी चीज़ में होता है तो UN उस चीज़ में बोलेगा, जितने भी उसने एग्रीमेंट किए हैं और साइन करवाएं। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या है, ईच एंड एवरी कंफ्लिक्ट, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उन सब के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या नहीं ले, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है उसके साथ डील करती है जो अत्याचार किसी भी देश के सिटीजन पे करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करती है तो उसे डिटरमाइन करते हैं, उसे किस तरीके से वायलेट किया गया इस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा कंट्री क्या करेंगे, स्टिल पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएंगी, रियलिस्टिक यूएनए को देखेंगे, अचीव करेंगी एमबीएस चीज़ों को, यानी कि कुछ नहीं बोला है कि जितनी भी चीज़ें पीस के लिए, ट्रस्टीशिप के लिए, एट्रोसिटी को रोकने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए, ये सारी जितनी भी काम है उन्हें करेगी यूएनए, ये लिखा पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहाँ पे अपने पीस कीपिंग फोर्स भेजी है, कहाँ भेजी है, नेशनल पीस कीपिंग फोर्स, तो इसमें नाम लिखे पड़े हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें किसकी, आगे देखेंगे। उसके बाद इंडिया एंड यूएनओ रिफॉर्म, यानी कि इंडिया, ये वाला जो टॉपिक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक पे टिक लगा दो, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो इंडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूएनओ को ना बदलना चाहता है। क्या डिटेल में पढ़ा, हाँ देखो सिंपल पहली जो लाइन कह रही है ना कि बताना चाहता है, चेंज करना चाहता है। क्या चाहता है, चेंज, रीस्ट्रक्चर चाहता है उसमें। उसके अलावा बिलीव करना चाहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने और रिवाइव करे अपने आप, अपनी डिज़ायर को चेंज करे। इंडिया सपोर्ट करता है कि इससे यूएन से प्रमोट करता है डेवलपमेंट को, कॉरपोरेशन को। इंडिया क्या है, बिलीव करता है कि जो यूएन है ना सबके डेवलपमेंट का सेंटर बने, और क्या है प्री कंडीशन जो मेंटेनेंस हो उसे, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में काम करे यूएन। इंडिया क्या है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न कंपोजिशन किस में रखता है, सिक्योरिटी काउंसिल में। किस में रखता है, कुछ नहीं कह रहा है कि देखो सिक्योरिटी काउंसिल में वो मेंबर भी होता है, पीस के लिए काम चाहता है, वो चाहता है चेंज कर ले, अपने आप को रिवाइव करे, अपने अंदर अच्छे अच्छे रिफॉर्म लेके आए। इंडिया ये चाहता है। ये सेंटर ऑफ कहाँ का है, यूएन। हाँ देखो डेवलपमेंट हो ना तो यूएन ना उसमें क्या हो, सेंटर। जब डेवलपमेंट हो ना दुनिया का तो यूएन उसमें सेंटर हो। हाँ, उसके अलावा रिमेन करे लार्जली स्टैटिक वेल, और यूएन जनरल असेंबली में मेंबरशिप मिल जाए, एक्सटेंड करना मुझे चाहता है कि बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सिक्योरिटी काउंसिल का, कुल मिलाकर के वो इतना कहना चाहता है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा क्या चाहता है, ये सपोर्ट चाहता है कि किस तरीके से मेंबरशिप, जो मेंबरशिप है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, जो पहले कितनी थी 11 थी और अब कितनी हो गई है 15 हो गई है। सुना को चेक करा दो, कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। कब हुई ना, पहले 11 थी, 1965 में कितनी हो गई है, 15 हो गई हैं। कितनी हो गई है, 15 हो गई। और ये क्या है, परमानेंट मेंबर है। क्या है, परमानेंट मेंबरों की नहीं है, नॉन परमानेंट। किसकी, नॉन परमानेंट मेंबरों की। इंडिया चाहता है कि ना इसका जो साइज़ है ना वो बढ़ जाए। क्या है, इसका सिक्योरिटी काउंसिल का साइज़ बढ़ जाए।
स्टेशनरी हो जाए और उसके अलावा मेजॉरिटी आ जाए इसमें, ठीक है। असेंबली में डेवलपिंग कंट्रियों के साथ डेवलप्ड कंट्री के साथ, जो डेवलप हो चुकी है उसके साथ डेवलपिंग कंट्री भी आ जाए, ठीक है। डेवलप यानी कि जिनके लोगों के पास डेवलपमेंट के साथ डेवलपिंग भी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिया में देखेंगे आर्ग्यू करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, मतलब हम सिक्योरिटी काउंसिल का रीशेप चाहते हैं, दोबारा बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दोबारा बनाना। इसमें मेंबर परमानेंट में नॉन परमानेंट में दोनों में ही चाहते हैं कि बढ़ जाए, और इस चीज़ में सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़्यादा बहसबाजी करता है इंडिया भी, कहता भी है, और अब एक्सपेंड चाहता है बहुत सारे सालों से। सिक्योरिटी काउंसिल जो पॉलिटिकली सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को करता है, वो चाहता है कि ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी क्या हो जाए, री स्ट्रक्चर हो जाए, इसकी शेप ब्रॉड बेस हो। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या करे, डेवलप कंट्रियों के अलावा डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, इंडिया क्या चाहता है कि री स्ट्रक्चर हो जाए क्या सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें हमें परमानेंट सीट मिल जाए, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन है हमारे पास, 5 में से 1 इंसान हमारे पास रहता है। उसके अलावा इंडिया चाहता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी है तो हम यूएन में परमानेंट सीट के दावेदार हैं, वो ये बात कहता है। पीस कीपिंग मिशन में वो क्या करता है, पीस कीपिंग जितनी भी एफर्ट होते हैं उनमें मतलब अपना रोल प्ले करता है, और वर्ल्ड में स्टैग फैक्टर यानी कि जो जस्टिफाई करता है, बहुत शांति से परमानेंट सीट के लिए वो क्लेम करता है इंडिया, बहुत शांति से कहता है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो देखेंगे, नेवर फेल्ट्रेट एंड दी पेमेंट, कभी भी अपनी पेमेंट नहीं रोकता इंडिया यूएन के साथ। इंडिया अवेयर रहता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिम्बोलाइज इम्पोर्टेंट दिखाता है अपना सिग्निफिकेंटली। हम चाहते हैं कि ग्रोविंग मतलब हमारा इम्पोर्टेंट बढ़े इंटरनेशनल लेवल पे, ग्रेटर स्टेटस निकल के आए, और क्या करें, फॉरेन पॉलिसी और रिपुटेशन हमारी बढ़े और इन्फ्लुएंशियल बने हम। उसके अलावा इंडिया परमानेंट वीटो पावर को क्या चाहती है कि यूएनए कुछ नहीं कहती, कुल मिलाकर के ये कहती है कि हमें वीटो दे दो। पाकिस्तान कहता है कि इन्हें वीटो मत दो, हमें दे दो, तो इंडिया कहती है कि नहीं, हमें ही दे दो वीटो, बस, ठीक है। हाँ, उसके अलावा क्या करती है, रिलेक्टेंट करते हैं हम परमानेंट सीट के लिए, मतलब कहते रहते हैं परमानेंट सीट के लिए ही कहते हैं सबसे ज़्यादा, और न्यूक्लियर वेपन का कम यूज़ करने के लिए कहते हैं, टेररिज्म को रोकने के लिए कहते हैं हम। डिफ़िकल्टी इसीलिए आती है क्योंकि देखो पाकिस्तान जो इनइफेक्टिव है वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है यूएन में। उसका 193 में तो एक वोट है, वो इसको भी यूज़ करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, परमानेंट मेंबर जो हम बनना चाहते हैं उसमें वो यूज़ कर लेता है, और इंडिया क्या करता है, फील करता है इंक्लूडेड, मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा तो ताकत है, और अपने आप को किन के साथ, किस ग्रुप में, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान जैसे ग्रुपों में, साउथ अमेरिका जैसे ग्रुपों में क्या करता है, कंडक्ट करता है, फील करता है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लिए कि इनका मतलब ये तो कहता है कि हमें मिले। उसके अलावा ये कहता है कि अगर हमें नहीं दे सकते ना तो साउथ अमेरिका और उसको दे दो अफ्रीका, ठीक है। इंडिया पता है इसमें विश्वास रखता है कि कर वाला तो हो वाला, रियल में रखता है वो, ऐसे नहीं कि हर इंसान का रिलीजन अलग है तो नहीं रखता होगा, नहीं, सबके रिलीजन अलग है फिर भी वो सेम वही बात कहता है जो दूसरा कहे, ठीक है। उसके बाद हमारी एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, तो इंडिया अभी भी चाहता है, जो कि अभी तक उन्होंने मतलब हम चाहते हैं फ्यूचर में तो ये चीज़ हो जाए। इंडिया यूनिपोलर का मतलब क्या है, इंडिया के पास, इसको तो मैं ऐसे ही समझा दूँगी, ठीक है। हमें यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब होता है एक, पोलर का मतलब होता है ध्रुव यानी कि ताकत, एक ही ताकत का काम चलता है, और वो है यूएसए इसलिए है क्योंकि यूएसए अब जो पूरे यूएन का जो शेयर है उसमें 22% अपना शेयर देता है, और वो किसी भी जगह किसी भी तरीके से अपने वीटो का यूज़ करके किसी भी डिसीजन को किसी भी टाइम पर रोक सकता है, ठीक है। और इसे पावर के तौर पे इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, आज के टाइम पे जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं तो बिना अमेरिका के नहीं होते, ठीक है। बस यही था इसमें।